Chapter number 6 we are starting without wasting time. Work, energy and power. What is meant by work? Work किसे कहते हैं, power किसे कहते हैं और energy किसे कहते हैं? Work is a kind of energy. आपको पता है कि एनर्जी के अलग अलग टाइप्स होते हैं. एनर्जी के क्या होते हैं? अलग 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 टाइप्स है. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, अलग अलग बहुत टाइप्स है ना. एनर्जी के अलग अलग टाइप्स है. इसमें से दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है. एक सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जिसे हम कहते हैं वो है मैकेनिकल एनर्जी. कौन सी? मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप्स है. एक है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी. एक है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी. किसी को याद है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 9th स्टैंडर्ड में किया था स्टडी. डिड यू रिमेंबर दैट? नहीं याद है क्या? याद है या नहीं है? What is the formula of kinetic energy? 1/2 mv square. Very good. 1/2 mv squared. 1/2 1/2 m mass of the object. V is the velocity. So 1/2 mv square is the formula of the kinetic energy. Now what is the formula of the potential energy? Potential energy का formula क्या है? Potential energy. Yes. Of course it is the mgh. क्या है? mgh, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय द हाइट. जैसे हम ऑब्जेक्ट को ऊपर 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 खींचते रहते हैं तो व्हाट एवर द हाइट इज देयर, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी. पोटेंशियल एनर्जी होगी. पोटेंशियल एनर्जी के अलग अलग टाइप से, उसमें भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं वर्क एनर्जी किसे कहते हैं पहले. उसके बाद हम एनर्जी के टाइप्स देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे. उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पावर या फिर पावर का कंसेप्ट क्या होता है जो आपने बेसिक स्टडी किया था प्रीवियस क्लासेस में. तो वर्क जिसे कहते हैं हम, वो है वर्क इज द काइंड ऑफ एनर्जी. एक क्या है? एनर्जी है. और वर्क कब होता है? वर्क एनर्जी हम कब कह सकते हैं? जब डिस्प्लेसमेंट होता है. तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो वर्क एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है. ये चीज आपको दिमाग में याद रखनी है. अब हमने वेक्टर्स चैप्टर स्टडी किया है. आई होप यू हैव लर्नड दिस चैप्टर वेल. अगर नहीं किया है तो फिर से करो. मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये बेसिक्स आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने हैं, वरना ये चैप्टर आपको बहुत डिफिकल्ट लगेंगे जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो. अब वर्क एनर्जी पे हम जो डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, वो यूज करने वाले हैं. सो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी which displaces the body through a certain distance in the certain direction, in a certain direction. Okay, and it is a measured the product of the force and displacement moved in the direction of the force. तो वर्क कब होता है? इट इज अ if there is a force applied and there is a some displacement. F is the W is equal to F into S. अब ये चीज याद रखना है. अभी तक आपने सिर्फ यही स्टडी किया था कि वर्क क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है. लेकिन अब आपको ये चीज याद रखनी है, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. क्या याद रखना है? वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट. ये डॉट प्रोडक्ट क्या है? डॉट प्रोडक्ट याद है आपको? किसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट? वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है. ये दो वेक्टर क्वांटिटी है ना, उनका हम एक डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, दूसरा हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं. डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं याद है आपको? जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा. वेक्टर अगर आपको समझ में नहीं आया तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम? क्या होता है पता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा. ये मैग्नीट्यूड को हम डायरेक्टली ए बी भी लिख सकते हैं. मैग्नीट्यूड ये और ये सेम ही है. मॉड ऑफ ए मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. तो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, डॉट का मतलब दोनों के बीच हम डॉट लिखते हैं, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट. तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है. कॉस थीटा क्या होता है? दो वेक्टर के बीच में का एंगल. सपोज ये है ए और दूसरा है बी, और बीच में का एंगल सपोज थीटा है. तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब वेक्टर जो होते हैं उनकी एडिशन भी होती है, उनका मल्टीप्लीकेशन भी जो होता है. तो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, तो अगर एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है और उनके बीच में एंगल थीटा है तो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा ए बी कॉस थीटा. वैसे ही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक डॉट प्रोडक्ट है. ये है हमारा फोर्स, सपोज एफ ए है, और ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है. इफ द एंगल इज बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, देन व्हाट इज अबाउट द वर्क डन? बहुत फास्ट नहीं हो रहा? लग रहा है कि बहुत फास्ट बोल रहे सर हैं. W is the work done
वर्क डन क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में का डॉट प्रोडक्ट, एफ डॉट एस, ठीक है, एफ डॉट एस। तो एफ डॉट एस होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना, एफ डॉट एस। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जैसे हमने लिखा था वेक्टर ए डॉट बी क्या था, ए बी कॉस थीटा, है ना। वैसे एफ डॉट एस क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, याद रहेगा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस। अब मुझे बताओ थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो W कितना आएगा, जल्दी से बताइए, W कितना आएगा अगर थीटा अगर 0 डिग्री का एंगल है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब F और S दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में। इफ दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो उसके बीच में एंगल कितना होगा बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, है ना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको वो फॉर्मूले याद होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री, sin 0 cos 0, sin 90 cos 90, sin 45 cos 45, sin 30 डिग्री cos 40 डिग्री, ट्रिगोनोमेट्री दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, तो अगर इसमें हम पुट करते हैं cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आएगा F इंटू एस, तो हमें मैक्सिमम फोर्स मिलता है। मैक्सिमम फोर्स कब मिलता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, when the maximum force will be applied on the object when the angle between force and displacement is, ऐसा कहा जाएगा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, तो मैक्सिमम फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, पहला होगा ऑप्शन 0 डिग्री, दूसरा होगा 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन होगा ए बी सी होगा 90 डिग्री और डी होगा 45 डिग्री। सो व्हाट इज द आंसर, यस मैक्सिमम फोर्स और मैक्सिमम वर्क डन, फोर्स नहीं, मैक्सिमम वर्क डन विल बी देयर व्हेन द एंगल इज 0 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री। बोलो बोलो जल्दी से, कौन बनेगा करोड़पति, है सोहम 45 डिग्री, क्या बोल रहा है तू, पागल हो गया क्या, 45 डिग्री कैसा होगा, वर्क डन बोल रहा हूं मैं, वर्क डन, अभी तो बताया ना मैंने, वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, हाँ यस नाउ करेक्ट, ओके, वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, W का फॉर्मूला क्या है, F डॉट एस इट इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब थीटा अगर 0 डिग्री होता है तो ये 0 नहीं होगा, फिर से देखो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए एंगल पता होने चाहिए। फिर बच्चे क्या है, cos 0 है तो पूरा 0 लिख देंगे, अरे ऐसा नहीं, थोड़ा दिमाग से सोचो, इसका इस्तेमाल करो, ये बहुत ही पावरफुल है। cos 0 की वैल्यू, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 1 मल्टीप्लाई बाय एफ एस, आंसर आएगा एफ एस, उस समय मैक्सिमम वर्क डन होता है। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है मतलब क्या है, फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में और फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, एंगल कितना हो गया बच्चों, एंगल कितना होगा जल्दी से बोलो, एंगल हो गया 90 डिग्री। यस सोहम साइन 0 0 होता है, यस ओके। एफ एंड एस इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, एफ और एस के बीच में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर समझ में आता है, ऐसे ऐसे एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल है ना, ऐसे 90 डिग्री बोले तो ऐसा, अरे पेन दिखाई दे रहा है क्या, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल है, तो हमें पता है cos 90 कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90, यस ये आपको पता ही होना चाहिए। बाकी cos 90 की वैल्यू होती है 0, अगर ये 0 होगा तो यहाँ पर पूरा 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एफ एस 0 हो जाएगा, मतलब वर्क डन आपको 0 मिलेगा अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो। बस इतना आपको समझ में आ गया तो समझो सब कुछ समझ में आ गया वर्क डन के बारे में। ओके, तो यह चीज याद रखनी है, ये वर्क है, ये वर्क डन, ये दोनों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ही होता है जब भी हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो दो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, yes we have to use dot product, okay, F dot S, W is equal to F dot S, it is Fs cos theta, okay, Fs cos theta. If an object undergoes a displacement S along a straight line,
while acted on a force F that makes an angle 0 degree with S. The work done W by the agent is a product of the component of force in the action in the direction of the displacement, magnitude of the displacement. तो ये चीज याद रखना, यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, ये है हमारा F फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट फोर्स अप्लाई होने पर। यहाँ पर इमेजिन करना है, इमेजिन करोगे थोड़ा, एक कुत्ता है, कुत्ता, हाँ, वो क्या कर रहा है, इस मालिक को यहाँ पर, ये अभी मुझे कुत्ते का तो डायग्राम आती नहीं, ओके, इमेजिन करो जो भी है, ठीक है, कुछ भी। अभी इसको ये क्या कर रहा है, इसके ऐसे रस्सी है ना, ये रस्सी, इसको रस्सी से बांधा है और ये आगे आगे जा रहा है, ये कुत्ता, ये डॉग है ना, डॉग, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ओके, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। और ये जो बंदा है ना, ये वाला ये क्या कर रहा है, उसको पीछे खींच रहा है। थोड़ा इमेजिन हो रहा है क्या? हाँ, ऐसा होता है ना, मॉर्निंग में आप देखते रहते हो, कुत्ता भाग रहा होता है और उसका मालिक बेचारा जो है वो उसको पीछे खींचता है, जाने नहीं देता। तो आपने ये देखा होगा, है ना। तो अब जो है वर्क डन वो कितना होगा, कोई बता सकता है वर्क डन कितना होगा? थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, isn't it? तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स ये इसको पीछे खींच रहा है। अब देखो फोर्स इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में, ओके, इस डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, कुत्ता आगे आगे जा रहा है, उसका मालिक उसको खींच रहा है ना। तो इस डायरेक्शन में इसमें क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा वो हमें देखना होगा। हमें कैलकुलेट करना है वर्क एनर्जी। हमें क्या करना है बच्चों, वर्क एनर्जी। क्या कैलकुलेट करना है, वर्क एनर्जी। तो ये देखो, ये है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ये है फोर्स की डायरेक्शन, तो इसमें एंगल बनेगा 180 डिग्री का। समझ में आ गया? डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, वर्क और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है वो हमें पता होना चाहिए था। और ये पता होगा तो बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं। इसी फोर्स को हमने क्या कर दिया, ऐसे घुमा के ऐसा कर दिया, मतलब ये हो गया 180 डिग्री का एंगल, है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल, तो हमें पता है W इज इक्वल टू FS cos थीटा होता है। तो W इज इक्वल टू FS cos 180 डिग्री। किसी को पता है cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? FS cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? कोनो पता है का? नहीं पता है का? हमने टेबल पे दिया था ना आपको, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो हमें मिलेगा -FS। आपको वर्क डन तो मिल रहा है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, बट दैट वर्क डन इज नेगेटिव। नेगेटिव वर्क डन मिल जाता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो जो बोला वो समझ में आ गया? The work done W by the agent is the product of the component of the force in the direction of the displacement and the magnitude of the displacement. चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ऐसा है कुछ बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग चीजें। चलो नेक्स्ट है, you stand still for a few minutes on the your head and you get tired। अच्छा देखो यहाँ पर, ये देखो, ये बंदा है सामान लेके, जो भी है कपड़ा वगैरह कुछ भी है, सर पे लेके खड़ा है। तो क्या ये वर्क डन हो सकता है? देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, वो खड़ा है एक जगह पे, बैठा हुआ है, सॉरी खड़ा हो गया है और ऐसे वेट लेके खड़ा है वो, तो क्या वर्क डन हो सकता है? वर्क नहीं हो सकता है ना। वर्क के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब ये मुझे बताओ, ये वर्क डन हो रहा है क्या? या वर्क डन हो रहा है? सेकंड फोटो में यस, वर्क डन हो रहा है, क्योंकि बच्चा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ना, ऊपर जा रहा है ना आम खाने के लिए, कौन सा पेड़ है पता नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर W इज इक्वल टू FS cos थीटा, यही हमें देखना था कि ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर आपको इमेजिन करना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है और उस पे हमने फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन में? ऐसे। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर जा रहा है, ये मोशन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है उसका, इसका, और हम फोर्स तो लगा रहे इस डायरेक्शन में, हम तो फोर्स लगा है किसी और ही डायरेक्शन में, है ना। तो ये एंगल बन गया थीटा इन दोनों के बीच में। ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में। अरे चल क्या रहा है,
डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल थीटा डिग्री। तो हमारा फॉर्मूला कहता है वर्क क्या होता है, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। W इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट F डॉट S। तो F डॉट S को हम डॉट प्रोडक्ट क्या लिखते हैं, FS cos थीटा, FS cos थीटा। बच्चों वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी का मतलब समझ में आता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। F और S का डायरेक्शन होगा, F और S वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब भी हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो जो मिलेगा वो स्केलर हो जाता है, इसलिए उसे हम स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट एक ही है, दोनों का नाम है, दो नाम है ना, एक स्केलर और दूसरा डॉट, दो एक ही है। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एक ही है। अब डॉट प्रोडक्ट क्यों नाम मिला उसको, क्योंकि हम दो वेक्टर के बीच में डॉट डाल देते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, डॉट डाल देते हैं। और स्केलर किस लिए, क्योंकि दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तब जो मिलने वाली क्वांटिटी होती है वो स्केलर होती है, उसको कुछ डायरेक्शन नहीं होता, जो मिलने वाली क्वांटिटी है। जैसे कि वर्क डन, देखो F वेक्टर है, S वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद हमें वर्क डन मिलेगा। ये वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, समझो, आ गया का आपको। W क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका डायमेंशन आप निकाल सकते हो, फोर्स का डायमेंशन निकालो, S का डायमेंशन निकालो, आपको मिल जाएगा। फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 t टू द पावर -2 और S डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है, यहाँ पे डायमेंशन गलत होगा क्या, नहीं बराबर है ना, हाँ बराबर है, L। तो यहाँ पर डायमेंशन मिलेगा आपको ये m की पावर 1 L की पावर L है ना, ये L की पावर 1 + 1 2 और t टू द पावर -2, तो ये आंसर मिलेगा डायमेंशन। बच्चों लोगों वर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। वर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। बोलेंगे न्यूटन मीटर कैसा आ गया रे, हाँ, अरे वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका यूनिट न्यूटन जी है और इसका तो यूनिट मीटर है, तो न्यूटन मीटर बन गया कि नहीं यूनिट ऑफ द वर्क डन। न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, लेकिन फिर भी इसका एक अनदर यूनिट भी होता है जिसका नाम है जूल। अब ये वर्क और एनर्जी एक ही है, उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे भगवान एक ही होता है, उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, वैसे एनर्जी एक ही है लेकिन उसके अलग अलग फॉर्म है। एनर्जी neither created nor be destroyed, can be only converted from one form to the another form। एनर्जी एक ही है, बस उसके फॉर्म अलग अलग है, अलग अलग फॉर्म है। काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, अलग अलग फॉर्म है। वर्क एनर्जी भी इसका एक टाइप से, ठीक है। Following are the some significant points about the work done derived from the definition of the work done। वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है जब एंगल 90 डिग्री होता है। अभी हमने देखा वर्क और ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, ये और ये, इसके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो cos 90, यहाँ पर देखो cos 90 डिग्री कितना होता है, जीरो होता है, इसलिए वर्क डन भी क्या मिलेगा हमको, जीरो मिलेगा। वर्क डन जीरो कब होगा, वर्क डन जीरो कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो when work done will be zero, when the force and displacement, the angle between force and displacement is 90 डिग्री। समझ में आ गया। अब चलो देखो, वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क डन कब मिलेगा, इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट, मतलब 90 डिग्री से अगर कितना भी एंगल होगा, कितना भी एंगल होगा, 90 से कम होना चाहिए। 90 डिग्री होगा तो जीरो आएगा, 90 के आगे कितना भी लो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 50 चलेगा, 45 डिग्री चलेगा, 30 डिग्री चलेगा, कुछ भी ले लो एंगल, 90 से छोटा होगा डिग्री एंगल तो वर्क डन पॉजिटिव मिलेगा। वर्क डन क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर 90 से बड़ा है तो वर्क डन हमें मिलेगा नेगेटिव, ओके। और इफ द फोर्स इज अप्लाइड विथ टाइम एंड पोजीशन द वर्क डन। अब वर्क का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आ गए कि नहीं, इंटीग्रेशन। मैं फिर से बार बार चिल्ला रहा था आप लोगों को कि बच्चों लोगों इंटीग्रेशन आने वाला है बाद में, जब भी हम फिजिक्स पढ़ाएंगे तो बीच में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आता है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ना है। और वेक्टर को भी कहा था मैंने आपको, वेक्टर को मन लगाकर पढ़ना है क्योंकि बेसिक्स है।
और अभी फिर से कह रहा हूं, जो भी अब हम चीजें पढ़ रहे हैं वो उसको अच्छी तरह से ध्यान में रखो, आगे जाके आपको ये बहुत यूजफुल है। बच्चे पहले सोच लेते हैं अब 11th में आ गए हैं तो देख लेते हैं, अभी तो बहुत दूर है एग्जाम। तो बेसिक अगर स्ट्रांग नहीं करोगे तो बाद में कितना भी पढ़ाई कर लो कुछ काम का नहीं है। बेसिक स्ट्रांग करो, पहले बेसिक अच्छा करो, इसलिए पूरा ध्यान से पढ़ना है। चलो W इज इक्वल टू एफ एस, एफ इंटू डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, इंटीग्रेशन का काम होता है इंटीग्रेट कर देना। चलो एक स्प्रिंग का लेते हैं। इफ अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और compressed by a small distance from its unstretching configurations, the spring will exert a force on the block given by F is equal to minus kx, where x is a compression or elongation in the spring, where k is the constant called as a spring constant, whose value depends on the inversely on a stretch length and the nature of materials of the spring. Negative sign indicate that the direction of the force is opposite to x and displacement of the free end. यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहा है वो देखो। पहले ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग 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 कैसी है, ऐसी 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 ऐसी। ओके, ये स्प्रिंग है, इसको पकड़ा है, ऐसा फोर्स अप्लाई किया, कैसे, ऐसे। तो फोर्स अप्लाई किया हुआ, मैंने बताया था ना आपको, याद है ना, फोर्स इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में किसने अप्लाई किया, आपने। आपके फोर्स को कोई वैल्यू नहीं है, आपने फोर्स अप्लाई किया, लेकिन स्प्रिंग तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी। फोर्स किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी, इस डायरेक्शन में। स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करती है कि नहीं। जब आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हो राइट साइड में, तो क्या स्प्रिंग लेफ्ट साइड में फोर्स अप्लाई करती है या नहीं, करती है नहीं, कैसा पता चलेगा, छोड़ दो, इमीडिएटली आपको पता चलेगा इस डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स अप्लाई कर रही है ना। जब हम छोड़ देते तभी तो पता चलता है कि फोर्स अप्लाई हो रहा था। चलो, अब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में है ना, इसे हम x भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट x, डिस्प्लेसमेंट x। तो जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्प्रिंग जो फोर्स अप्लाई करेंगे उसे हम F कहेंगे, और हमारा डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में होगी उतना ज्यादा फोर्स स्प्रिंग लेफ्ट साइड में अप्लाई करती है। ठीक है, तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं तो अब हम एक कांस्टेंट लेते हैं जिनका नाम है k। तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसके का नाम है, इसके का नाम है कांस्टेंट। क्या नाम है, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम ऑसिलेशन स्टडी चैप्टर शुरू करेंगे, ऑसिलेशन क्या, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन शुरू करेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, नेक्स्ट टर्म में, तो उसमें ऑसिलेशन नाम का एक चैप्टर है, उसमें स्टडी करेंगे। फिर से आएगा f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। याद रखना है, k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, f क्या है, फोर्स है। चलो नेक्स्ट, work done by a spring on the block is displaced by x naught is given by, x naught is given, w is equal to minus e0 to x naught kx dx। अभी हमने देखा ना f is equal to minus kx था, तो वही फॉर्मूला। w क्या होता है, व्हाट इज w, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 से लेकर x naught तक हुआ है, कहां से लेकर कहां तक, कहां से लेकर कहां तक, मुंबई से लेकर पुणे तक, कहां से लेकर कहां तक, मुंबई से लेकर पुणे तक, मुंबई से लेकर पुणे तक। ये अपर लिमिट लोअर लिमिट होता है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। मुंबई से हम आ गए पुणे में, बंबई से पुणे आ गए, तो कहां से आ गए, बंबई से, कहां तक पहुंचे, पुणे तक। ये होता है लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट, और इन सबको मिला दिया जाए उसे कहते हैं हम इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या कहता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन 0 टू x नॉट हमें कहता है फोर्स। स्प्रिंग के लिए फोर्स होता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो हम लिखेंगे माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, माइनस साइन बाहर लिख देंगे, और k को भी बाहर लिख दो, लिख दिया तो चलेगा। k है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को बाहर लिखने का कभी भी, जब भी कांस्टेंट आता है उसको इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के अंदर नहीं रखने का, उसको बाहर निकाल फेंक देने का। हाँ, सोमी सेइंग सर व्हाई इट इज अ नेगेटिव, नेगेटिव इसलिए है क्योंकि अभी मैंने बता दिया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इसलिए सेम डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव होता, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग के लिए, इसलिए नेगेटिव साइन। ओके, x dx, तो w इज इक्वल टू माइनस के
एक्स का इंटीग्रेशन बोलो जोर से, एक्स का इंटीग्रेशन कितना आता है, एक्स का इंटीग्रेशन, अरे बोलो जल्दी से, एक्स का इंटीग्रेशन कितना आता है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लॉग एक्स नहीं होता मिहिर, हाँ, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x नॉट इज इक्वल टू माइनस के एज इट इज, इस x की जगह x नॉट पुट करना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लो, बीच में माइनस साइन डाल देने का, ये 2 एज इट इज लिखो, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि बाहर लिखा तो भी चलेगा, और x की जगह 0 लिखो, 0 का स्क्वायर लिखो, x नॉट स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर विल बी x नॉट स्क्वायर, तो आंसर आएगा माइनस के x नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, that is equal to 1 by 2 k x नॉट स्क्वायर, है ना, ये हमें मिल जाएगा वर्क एनर्जी, है ना, वर्क एनर्जी मिलता है स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग के लिए क्या होता है वर्क डन, इट इज द कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड कंप्रेशन that is given by W is equal to 1 by 2 k x नॉट स्क्वायर्ड, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ऑलमोस्ट सेम एज ए काइनेटिक एनर्जी, हाँ काइनेटिक एनर्जी लग रहा है ना, वैसे लग रहा है, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी है नहीं है, इसको हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी नहीं बताऊंगा मैं, अब चैप्टर इसमें नहीं है वो, जब आएगा तब बता देंगे कैसा कन्वर्ट करना है, इसमें डिटेल में है वो आगे और एसएचएम में, ठीक है। चलो तो आपने स्टडी किया W इज इक्वल टू एफ एस, W इज इक्वल टू एफ एस, W इज इक्वल टू एफ एस, है ना बच्चों, तो हमने स्टडी किया W इज इक्वल टू एफ एस, है ना बच्चों, ये ब्लॉक था, ये ब्लॉक इधर आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गई S, फोर्स अप्लाई किया, सपोज ऐसे डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, इस डायरेक्शन में तो एंगल थीटा है, तो हमको मिल जाएगा W इज इक्वल टू component of force along the displacement के along क्या कंपोनेंट है, डिस्प्लेसमेंट के अलग कंपोनेंट क्या है, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू, अब देखो फोर्स इस डायरेक्शन में है, अगर हमने यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया, यहाँ पर AF है, हाइपोटेन्यूस F है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, एडिशनल साइड में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, तो कॉस थीटा F कॉस थीटा, तो यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट होगा F कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो सिंबल तो ऐसा ऐसा रखे है ना कि बच्चे पागल हो जाएंगे हमारे, हाँ क्रॉस नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, हमारा साधारण मल्टीप्लिकेशन, ओके, F cos थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, तो W इज इक्वल टू FS cos थीटा, ओके, FS cos थीटा, ये हमारा नॉर्मल फार्मूला ही है ना, W इज इक्वल टू FS cos थीटा व्हिच इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ द F डॉट S, ओके 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 ओके, खत्म हो गया, चलो समझ में आ गया सब कुछ, कोनो प्रॉब्लम है, चलो अब मुझे बताओ मेरे प्यारे मित्रों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, जल्दी से बताइए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी, ऐसा सिस्टम में, ऐसा सिस्टम में क्या है, जूल, है ना, क्या है, जूल, सीजीएस में बताओ जल्दी से, फटाफट फटाफट आंसर देना है, हाँ इधर उधर नहीं देखने का, सोने का तो बिल्कुल नहीं, हाँ ये सीजीएस में यूनिट बताओ जल्दी से बताइए, अर्ग, क्या है अर्ग, अब मुझे बताइए जल्दी से बताइए, दूसरा एक यूनिट है ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट होता है किलोमीटर, केजी मीटर, ग्रेविटेशनल यूनिट है केजी मीटर, इसके बीच में डैश है, वो होता है 9.8 जूल, याद रखना है 9.8 जूल, केजी मीटर 9.8 जूल। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन होल्ड, क्या आपने इलेक्ट्रॉन होल्ड के बारे में सुना है, अरे बच्चों लोग इलेक्ट्रॉन होल्ड के बारे में सुना है क्या, इलेक्ट्रॉन होल्ड, एक इलेक्ट्रॉन होल्ड कितना होता है, इलेक्ट्रॉन होल्ड का झटका बहुत ही छोटा है, केमिस्ट्री में सुना है ना, इलेक्ट्रॉन होल्ड दुनिया का सबसे छोटा यूनिट एनर्जी का, दुनिया का सबसे छोटा एनर्जी का यूनिट, 1 इलेक्ट्रॉन होल्ट मतलब इतना छोटा है कि बस पूछो मत, बहुत ही छोटा, कितना है 1.6 into 10 to the power -19 जूल, -19 डिनोमिनेटर में आ गया तो 10 की पावर मतलब 0.0000000 ऐसे 19 तक,
0.00019 तक, उसके बाद 16। ऐसा होता है क्या? इतना छोटा जूल होता है कि एनर्जी होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी होती है वो बहुत छोटी छोटी एनर्जी होती है। छोटी छोटी एनर्जी से बहुत बड़ी एनर्जी बनती है। इलेक्ट्रॉन को छोटा समझ के लोगों ने छोड़ दिया, पता नहीं कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसकी वजह से बन रही है। इलेक्ट्रॉन को छोटा समझ के छोड़ नहीं देना है, बहुत खतरनाक है इलेक्ट्रॉन भी। हाँ, और इलेक्ट्रॉन के पिताजी अभी तक मिले नहीं किसी को। मतलब इलेक्ट्रॉन के पिताजी ने, मतलब इलेक्ट्रॉन किससे बना हुआ है ये अभी तक नहीं किसी को पता। दुनिया में कोई ऐसा साइंटिस्ट अभी तक नहीं बना, ऐसा नहीं पैदा हुआ कि जो बता सके कि इलेक्ट्रॉन के पिताजी कौन है। इलेक्ट्रॉन किससे बना हुआ है वो नहीं पता। उसे हम इसलिए इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। कौन सा? एलिमेंट्री पार्टिकल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पिताजी माताजी मिल गए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके पिताजी और माताजी मिल गए, उसको कहते हैं क्वार्क्स। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन। वो किससे बना हुआ है? क्वार्क से। 3 क्वार्क से बनता है प्रोटॉन, 3 क्वार्क से बनता है न्यूट्रॉन, है ना। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन किससे बना हुआ है ना, तो अभी तक इन्वेंशन हुआ है। चलो आगे देखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें पता चल गया। अब उसके आगे 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मिलियन मतलब कितना होता है? मिलियन मतलब होता है 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑफ कोर्स कितना होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर 6। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो ये होगा 10 की पावर -13 जूल। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारे पहचान का, सबसे ज्यादा पहचान का यूनिट। तुम्हारे पहचान का यूनिट क्या है? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, ये किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है, पावर का नहीं, फिर से बता रहा हूँ। ओके, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मच जूल? 10th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन था ना, बहुत इंटरेस्टिंग। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मच जूल? बोलो बोलो, कौन बताएगा? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना जूल? 6 जूल। और ये बहुत बड़ा यूनिट है ना वैसे।